सुहानी के पापा का ट्रांसफर एक नए शहर में हो गया था। सुहानी 8वीं क्लास की छात्रा थी। उसका स्कूल स्टार्ट हो चुका था। सुहानी की माँ सरिता उसके लिए एक अच्छा ट्यूशन ढूंढ रही थी। नमस्ते बहन जी। लगता है कॉलोनी में नए आए हो। हाँ जी, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया है तो इसलिए हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। बहुत अच्छी बात है। अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। कोई भी काम हो तो मुझे जरूर कहना। आखिर एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कौन सी क्लास में हो? आपकी नज़र में कोई अच्छी ट्यूशन क्लास हो तो मुझे जरूर बताना। मुझे सुहानी को ट्यूशन भेजना है। वैसे अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, पर हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही पीछे वाली गली में एक ट्यूशन पढ़ाने वाले सर आए हैं। कुछ लड़कियों को वहाँ जाते हुए देखा था। अब पता कर लेना पीछे गली में जाकर ही। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं आज ही पता कर लूंगी। पड़ोसन के कहे अनुसार सरिता सुहानी के लिए ट्यूशन पता करने जाती है। सरिता देखती है कि सेंटर के अंदर कुछ लड़कियां ट्यूशन पढ़ रही है। जी, मेरा नाम सरिता है और ये मेरी बेटी सुहानी। मुझे इसके लिए ट्यूशन पता करना था। आइए आइए, मेरा नाम सुरेश है। मैं ही ट्यूशन टीचर हूँ। मेरा ये सेंटर है। ओके, वैसे यहाँ सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ती है या बॉयज भी? जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। बॉयज का बैच अलग है और गर्ल्स का बैच अलग है। अभी इस समय मैं गर्ल्स को पढ़ा रहा हूँ। बॉयज का बैच मैं इससे पहले ले चुका हूँ। ओके सर, तो फिर मुझे आप बता दीजिए कि मुझे पेमेंट क्या करनी होगी। मैं कल से ही आपके पास सुहानी को ट्यूशन के लिए भेज दूंगी। और फिर सुरेश से बात करके सरिता घर चली जाती है। अगले दिन से सुहानी सुरेश के पास ट्यूशन पढ़ने आने लगी। ट्यूशन में सुहानी की कुछ सहेलियां बन गई थीं। इनमें से एक का नाम था तन्नू और एक का नाम था ज्योति। अब सुहानी को ट्यूशन पढ़ते हुए 2-3 दिन हो चुके थे। एक शाम जब सुहानी ट्यूशन से घर जाने लगी, तभी सुरेश ने उसे रोककर कहा, सुहानी, अभी थोड़ी देर बाद जाना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। ओके सर। तन्नू और ज्योति, तुम दोनों घर चली जाओ। सर ने मुझे किसी काम के लिए रोका है। सुहानी, हमें भी सर ने रुकने के लिए बोला है। हम तीनों बाद में जाएंगे। ओके, पर तुम दोनों इतना घबरा क्यों रही हो? सर हमें मारने थोड़ी ना वाले हैं। ज्योति, जाओ, दरवाजा बंद कर दो। सारे बच्चे जा चुके हैं ना। चलो फिर शुरू हो जाओ। सुरेश तन्नू और ज्योति को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और अश्लील हरकतें करने लगता है। ये सब देखकर सुहानी घबरा जाती है। सुहानी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ, मेरे पास आओ। मुझे नहीं आना। आप गंदे हो। आप ये सब क्या कर रहे हो? मैं अभी जाकर सब कुछ मम्मी को बता देती हूँ। तभी सुरेश सुहानी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है। अगर जरा से भी आवाज बाहर गई ना तो यही गर्दन दबाकर मार दूंगा। और हाँ, अपनी मम्मी को तुम कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारी मम्मी को यह सब बता दिया है कि तुम ट्यूशन छोड़ना चाहती हो। क्योंकि मैं एक सख्त टीचर हूँ। वो तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि मेरा कोई स्टूडेंट मेरे खिलाफ कभी नहीं बोल सकता। अब तो ये रोज की बात हो चुकी थी। सारे बच्चों के जाने के बाद सुरेश सुहानी, तन्नू और ज्योति को पकड़ लेता था और उनके साथ बदमाशी करने लगता था। सुहानी का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। वो बार बार अपनी मम्मी से ट्यूशन ना जाने की बात करती रहती थी। अब सुहानी को ट्यूशन ना गए हुए 3 दिन हो चुके थे। क्या बात है सुहानी, तुम ट्यूशन नहीं गई? मम्मी, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ट्यूशन जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। प्लीज मुझे सोने दो। सुरेश सर, आइए आइए। सुहानी, देखो तुम्हारे ट्यूशन टीचर आए हैं। सुरेश को अपने घर पर देखकर सुहानी और भी डर जाती है। वो घबराई हुई बाहर आती है। आप बैठिए सर, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। क्या बात है सुहानी, तुम ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं आ रही हो? वैसे मैं तो तुम्हारी ये फोटोज दिखाने आया था। सोचा कि तुम्हारी मम्मी को भी दिखा दूं। क्यों, दिखा दूं? चलो एक काम करता हूँ, ये सारी फोटोज मैं अपलोड कर देता हूँ। तुम्हारी मम्मी अपने आप देख लेगी। सुहानी देखती है कि सुरेश ने उसे गलत हालत में उसकी कई सारी फोटोज खींची थी, जिसमें सिर्फ सुहानी दिखाई दे रही थी। सुरेश का चेहरा नहीं था। सर मैं ट्यूशन आ जाऊंगी। आप प्लीज ये फोटोज अपलोड मत करना, प्लीज। सुरेश सुहानी को धमकाकर घर चला जाता है। सुहानी तन्नू और ज्योति से बात करती है।
तन्नू, ज्योति, हमें किसी भी तरह सबको इस बदमाश ट्यूशन टीचर के बारे में बताना होगा, वरना हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। तुम दोनों मेरा साथ दो। हम क्या कर सकते हैं सुहानी, हमारी फोटोज और वीडियोस भी सुरेश सर के पास है। तुम तो जानती ही हो वो हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। अगर हमने कुछ कहा तो वो फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, फिर हमारे पेरेंट्स की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते सुहानी। तन्नू, सुहानी ठीक कह रही है। कब तक हम डरते रहेंगे? कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना कब तक वो हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते रहेंगे। इस काम में थोड़ा रिस्क है, पर हमें ये प्रूव करने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। सुहानी की बात सुनकर तन्नू और ज्योति में भी हिम्मत आ जाती है। अगले दिन सबके जाने के बाद जब सुरेश उन तीनों को रोकता है और अश्लील हरकतें करने की कोशिश करता है कि तभी दरवाजे के बाहर से सुहानी की मम्मी सरिता की आवाज आती है। सुहानी, सुहानी, सुरेश सर ने दरवाजा क्यों बंद करा हुआ है? ये तुम्हारी मम्मी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? तुम तीनों अंदर जाओ, मैं अभी उनसे बात करके आता हूँ। सुरेश दरवाजा खोलता है। अरे सरिता जी, आप और इस समय बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी बच्ची सुहानी कहाँ है? वो तो ट्यूशन पढ़ रही है ना? नहीं तो, उनका तो बैच आधे घंटे पहले ही खत्म हो गया था। मैं तो बस ट्यूशन सेंटर बंद करने ही वाला था। तभी अंदर से सुहानी, तन्नू और ज्योति रोती हुई बाहर आ जाती हैं। अच्छा हुआ मम्मी कि आप आ गई। हम आपको सुरेश सर के यही असलियत दिखाना चाहते थे। सुरेश सर हमारे साथ बहुत गलत करते हैं। इतनी देर में तन्नू और ज्योति की मम्मी भी वहाँ आ जाती है। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? ये झूठ है, झूठ बोल रही है मैम। मैं तो इन्हें एक्स्ट्रा क्लास दे रहा था, इसलिए दरवाजा बंद था। तभी सरिता सुरेश को एक थप्पड़ मारती है। तभी आसपास के लोग भी आ जाते हैं और उन्हें भी ये सब बात पता चल जाती है। हमारे मोहल्ले में रहकर ये आदमी हमारे मोहल्ले की लड़कियों के साथ ये हरकत करता है। इसे तो मार मार कर पुलिस के हवाले कर दो। मुझे छोड़ दो, मुझे जानते नहीं हो तुम तीनों लड़कियों को मैं देख लूंगा। मम्मी, हमने आपको जानबूझकर ये कहकर बुलाया कि सर आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, ताकि आपको सच्चाई पता चल सके। तभी सुहानी, तन्नू और ज्योति के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। मम्मी पापा, सुरेश सर हमारे साथ बहुत समय से ये गलत कर रहे हैं। मैं और तन्नू आपके सामने ये सच्चाई कभी नहीं ला पाते। अगर सुहानी हमारे साथ ना होती तो हमारे अंदर तो कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। सुहानी, तन्नू और ज्योति की मम्मी अपनी बच्चियों को गले लगा लेती है। सुनिए, इसने हमारी बच्चियों को बहुत तंग किया है। अब जल्दी से पुलिस को फोन लगाइए। तुम चिंता मत करो, पुलिस अभी आती ही होगी। मैंने उन्हें पहले ही बुला लिया है। अब इसे सलाखों के पीछे चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सब लोग मिलकर सुरेश को पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। क्यों रे, छोटी बच्चियों को डरा धमका कर बदमाशी करता है? तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। पुलिस सुरेश को पकड़कर ले जाती है और उसका ट्यूशन सेंटर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आज सुहानी की हिम्मत के कारण एक बदमाश ट्यूशन टीचर को सजा मिली थी। दिशा बचपन से ही अपनी बुआ रागिनी के साथ रहती थी। रागिनी की खुद की एक बेटी भी थी जिसका नाम लावण्या था। रागिनी का पति दिशा को प्यार करता था, जिसकी वजह से रागिनी को भी प्यार दिखाने का नाटक करना पड़ता था। लेकिन कुछ महीनों पहले रागिनी के पति की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है, जिसके बाद से रागिनी दिशा को तंग करना शुरू कर देती है। दिशा दिखने में बहुत काली थी और लावण्या बहुत खूबसूरत थी। रागिनी और लावण्या दोनों मिलकर दिशा को परेशान करते थे। रागिनी लावण्या को हर रोज पैसे दिया करती थी, जिससे लावण्या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। वहीं दूसरी तरफ दिशा घर का सारा काम करती थी। एक दिन रागिनी लावण्या के कमरे में जाती है और उससे कहती है, लावण्या, मैं मार्केट जा रही हूँ, तू भी चलेगी क्या? नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे, तूने ही तो बोला था कि तुझे मेकअप का सामान चाहिए, फिर अचानक अब क्या? फिर अचानक अब क्यों मार्केट जाने से मना कर रही है? लावण्या ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मेरी प्यारी मम्मी, ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, मैं जरूर जाऊंगी। मुझे बहुत सारे ब्रांडेड मेकअप का सामान खरीदना है। चल जल्दी चलते हैं, मुझे भी अपने लिए कुछ साड़ियाँ लेनी है। तुझे भी मेकअप के साथ साथ कुछ कपड़े चाहिए होंगे तो ले लियो। चल दिशा को भी बुला ले। दरअसल मुझे कुछ सब्जियाँ और फल खरीदना है, तो पहले सब्जियाँ और फल खरीद कर दिशा को पकड़वा दूंगी, वो घर लेकर आ जाएगी।
तभी लावण्या दिशा को बुलाने लगती है। दिशा, जल्दी आजा, मम्मी के साथ मार्केट जाना है। थोड़ी देर बाद दिशा आती है और उसके बाद तीनों मार्केट जाते हैं। रागिनी बहुत सारी सब्जियां और फल खरीद लेती है और दिशा से बोलती है, दिशा, मुझे और लावण्य को कपड़े और मेकअप की शॉपिंग करनी है, इसलिए सब्जियां और फल लेकर तू घर चली जा। और हाँ, घर जाकर रात का खाना बना लियो। दिशा उदास हो जाती है और रागिनी से कहती है, बुआ जी, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। इतने साल हो गए हैं और आपने मुझे एक भी नया कपड़ा नहीं दिलवाया है। अच्छा ठीक है, तेरे लिए भी मैं एक कपड़ा ले आऊंगी। और अब तो घर जा, वरना खाना बनने में लेट हो जाएगा। दिशा खुश हो जाती है और सब्जी फल लेकर घर आ जाती है। दोनों माँ बेटी शोरूम में जाकर कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने लगती है और थोड़ी देर बाद शॉपिंग करके घर वापस आ जाती है। तभी दिशा किचन से बाहर निकलती है और रागिनी से कहती है, बुआ, आप आ गए बाजार से, अब मुझे मेरी नई ड्रेस दिखाओ। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने तेरे लिए कुछ नहीं लिया है। लेकिन ये गलत बात है। आपने मुझे कहा था कि आप मेरे लिए ड्रेस लेकर आओगी। वैसे भी लावण्या को आपने इतना सारा मेकअप का सामान और इतने सारे कपड़े दिलाए, लेकिन मेरे लिए एक कपड़े के लिए भी आपके पास पैसे नहीं बचे। ज्यादा मुंह मत चला, चुपचाप जाकर खाना बना। तुझे कौन सा कहीं बाहर जाना होता है? शक्ल देखी अपने काली बिल्ली जैसी। दिशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन रात को दिशा बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और दिशा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से दिशा सुबह सुबह अपने बिस्तर से नहीं उठ पाती है। थोड़ी देर बाद रागिनी गुस्से से दिशा के कमरे में आती है और ताने मारते हुए बोलती है, महारानी विक्टोरिया अभी तक सो रही है। महारानी विक्टोरिया, आपने बताया नहीं कि नाश्ते में आपको क्या चाहिए? बुआ जी, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, जिस वजह से मुझे बिस्तर से उठा तक नहीं जा रहा है। आजकल मैं देख रही हूँ तू बहुत बहाने देने लगी है। जल्दी से उठ जा, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे पर। अभी तक घर का सारा काम पड़ा हुआ है और महारानी विक्टोरिया यहाँ आराम कर रही है। दिशा जैसे तैसे करके उठती है और घर का काम करना शुरू कर देती है। दिशा झाड़ू लगा रही होती है, तभी रागिनी उसके पास आती है और बोलती है, झाड़ू लगाने के बाद मार्केट से सब्जी लेकर आ जाइयो, क्योंकि अभी के खाने के लिए सब्जी नहीं है। थोड़ी देर बाद दिशा सब्जी लेने बाजार चली जाती है। तभी रास्ते में अचानक दिशा चक्कर खाकर जमीन पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और वो दिशा को बेहोश देखकर उस पर पानी छिड़कने लगती है। ऐसा करने से दिशा को होश आ जाता है। तभी वो लड़की दिशा से पूछती है, क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत जोर से बुखार है, इसलिए तुम्हें तो घर में आराम करना चाहिए। उस लड़की की ये बात सुनकर दिशा रोने लगती है और बोलती है, हाँ, मुझे बहुत जोर से बुखार है, लेकिन फिर भी मैं सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बुआ जी को ये सब बहाने लगते हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो वो मेरी बहुत पिटाई करेंगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। मैं बचपन से ही अपनी बुआ के साथ रहती हूँ, लेकिन फिर भी बुआ लावण्या की जितना प्यार करना तो दूर की बात है, मुझे उसका 1/4 प्यार भी नहीं करती हैं। मेरी बुआ और लावण्या दिन में 10 बार मुझे काली बिल्ली बोलकर मेरा मजाक बनाती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी चुपचाप मैं सब सहती रहती हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। तुम बचपन से ही उसके साथ रहती हो, फिर भी तुम्हारे लिए उसके मन में प्यार नहीं जगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, क्योंकि आज के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे पास एक ऐसा मस्कारा है जिसे लगाने के बाद तुम खूबसूरत हो जाओगी। भला ऐसा भी कोई मस्कारा होता है क्या? लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? दिशा के इतना कहने के बाद वो लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि रानी परी हूँ। मैं तो यूं ही महीने में एक बार साधारण लड़की का रूप लेकर पृथ्वीलोक पर आती हूँ, और जो मुझे सच्चा ईमानदार नजर आता है मैं उसकी मदद भी करती हूँ। अच्छा, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगी? अब तुम देखना मेरा कमाल। इतना बोलकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ 2 मस्कारा प्रकट कर देती है। ये 2 जादुई मस्कारा है। ये पहला वाला मस्कारा लगाकर तुम दिखने में खूबसूरत हो जाओगी, और इस दूसरे वाले मस्कारे की मदद से मैं तुम्हारी बुआ और उसकी बेटी को सबक सिखाऊंगी। दिशा पहला वाला मस्कारा लगाने लगती है। तभी रानी परी उससे कहती है, रुक जाओ, अभी मस्कारा मत लगाओ, पहले मैं तुम्हारी बुआ को सबक सिखा दूंगी, उसके बाद लगाना। अभी तुम सबसे पहले अंदर अपनी बुआ के सामने जाओ। थोड़ी देर बाद रानी परी दूसरा वाला मस्कारा खुद लगाती है और चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। अरे रानी परी,
ये कैसा मशकारा है जिसने आपको चुड़ैल बना दिया है? तुम डरो मत, अब तुम अपनी बुआ के सामने जाओ, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। रानी परी की बात मानकर दिशा रागिनी के पास जाती है। रागिनी गुस्से से दिशा को कहती है, कहाँ मर गई थी अभी तक? मुझे और लावण्य को भूख लग रही है। अरे मम्मी देखो तो, आपने इसे सब्जी लाने के लिए भेजा था और ये सब्जी लेकर ही नहीं आई है। तू सब्जी लेकर क्यों नहीं आई? आज तो मेरे से बहुत पिटने वाली है। तेरी अकल ठिकाने लाना बहुत जरूरी हो गया है। तभी चुड़ैल के रूप में बनी हुई रानी परी वहाँ आ जाती है। रागिनी और लावण्य उसे देखकर बुरी तरह डर जाती हैं। मम्मी भागो भागो, यहाँ से भागो, देखो चुड़ैल, अगर हम कुछ सेकंड यहाँ और रुके तो ये हमें मारकर खा जाएगी। तूने सही कहा, आज मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल दोनों माँ बेटी को चाटे ही चाटे मारने लगती है। चुड़ैल बहुत देर तक दोनों माँ बेटी को चाटे मारती है। बोल, आज के बाद कभी भी दिशा को तंग करेगी? अगर तूने दिशा को फिर से तंग किया तो मैं सच में तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम दोनों कभी भी उसे तंग नहीं करेंगे। तूने माफी मांगी है इसलिए अभी तुझे छोड़ रही हूँ। और हाँ, घर का काम खुद कर, सारा काम दिशा पर छोड़ देती है आलसी औरत। मैं कभी कभी यहाँ पर दिशा को देखने आऊंगी, इसलिए ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करियो। इतना बोलकर चुड़ैल बनी हुई रानी परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिशा अपने कमरे में जाती है और पहला वाला मस्कारा लगाकर परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। उस दिन से लावण्य और रागिनी दिशा के साथ बहुत प्यार से रहने लगते हैं। इस तरह दिशा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।